Our next chapter is Modern World and Age of Digital Globalization. This is Unit 3 of our English book, Modern World and Age of Digital Globalization. अच्छा, मॉडर्न वर्ल्ड से क्या मुराद है? नाम से अगर हम पहले स्टडी करते हैं थोड़ा सा, मॉडर्न वर्ल्ड का मतलब हम सबको पता है कि जो आजकल जो दुनिया चेंज हो रही है, मॉडर्निज्म आ रहा है और लोग जो हैं वो काफी ज्यादा जो है वो आगे आगे बढ़ रहे हैं. तो दिस इज कॉल्ड अ मॉडर्न वर्ल्ड. एंड एज ऑफ डिजिटल ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब? एज का मतलब, अच्छा यहाँ पे एक एज तो हमारी होती है जो हमारी एज होती है, यानी कि उम्र. एक एज को कहते हैं कि जमाना या एक एरा या कोई एक वक्त चल रहा होगा ना. जैसे कि हम कहते हैं कि एट द एज ऑफ बारबेरियंस. अब बारबेरियंस आपके पास एक तरह की कौम थी, तो जब वो वाले लोग होते थे तो कहते थे कि एट द एज ऑफ बारबेरियन, यानी कि जब उनका दौर था. सही है, यानी एक तरह से अगर मैं कहूँ दौर, तो ये एज वहां पे भी इस्तेमाल होता है. ठीक है. अच्छा, अब डिजिटल ग्लोबलाइजेशन क्या है? डिजिटल, हमें पता है डिजिटल मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल का वर्ड हमने बहुत सुना होगा आजकल. यानी कि सब कुछ जो है वो अब मोबाइल्स और कंप्यूटर्स पे आ गया है, ऑनलाइन हो गया है सब कुछ, राइट. ऑफलाइन चीजें काफी कम हो के अब सारा कुछ ऑनलाइन हो गया, डिजिटलाइज हो गया. सही. और ग्लोबल क्या होता है? ग्लोब कहते हैं हम, पूरी दुनिया को ग्लोब कहा जाता है. तो ग्लोबलाइजेशन यानी पूरी दुनिया में कोई चीज आम हो रही है. तो अब उसको हम जरा चैप्टर के पास जाते हैं कि ये चैप्टर है किस बारे में, इस चीज को हम पढ़ते हैं. ठीक है. इसकी जो मेन थीम है, द मेन थीम इज डिजिटल ग्लोबलाइजेशन. एंड सब थीम इसकी क्या है? मेन थीम इसकी डिजिटल, यानी कि हम मेनली क्या पढ़ने लगे? डिजिटल ग्लोबलाइजेशन. हमने देखा होगा कि लोग घर से बैठ के काम कर रहे होते हैं. लोग जो है वो, जैसे अभी 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 भी हम लोग एक डिजिटल ग्लोबलाइजेशन की एग्जांपल प्लेस कर रहे हैं कि हम लोग ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, राइट. एक ऑनलाइन टीचिंग एंड स्टडिंग कर रहे हैं, यानी हमें कहीं एक जगह बैठ के या एक कहीं जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है. हम अपने घर पे अपनी कन्वेंस पे बैठ के सुकून से और अपने रूम में बेड पे बैठ के लेट के हम क्लास दे सकते हैं. ठीक है. तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल ग्लोबलाइजेशन. सब थीम क्या है, यानी कि इसके अंदर डिटेल में हमने क्या चीजें देखनी है कि इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल ग्लोबलाइजेशन ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, इम्पैक्ट ऑन कल्चर एंड इकोनॉमी, एंड MWC, ट्विटर और लिंक्डइन वगैरह. अच्छा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें. यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है. उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं. ठीक है. अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है. आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का. इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं. अब आपके पास पहले के इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल के दुनिया पे और इंग्लिश लैंग्वेज पर डिजिटल ग्लोबलाइजेशन का कितना असर पड़ता है. फिर इम्पैक्ट ऑन कल्चर एंड इकोनॉमी, की कल्चर पे, हमारे जो कल्चर्स होते हैं, और इकोनॉमी, इकोनॉमी हमने क्या कहा था? फाइनेंसिस, पैसा, पैसे के ऊपर या कमाने के उस पे क्या इम्पैक्ट है डिजिटल ग्लोबलाइजेशन का. ठीक है. और ये MOOC क्या है, इसको भी हम आगे जाके देखेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट. Globalization is the process through which ideas, knowledge, information, goods and services spread around the world. ठीक है. हमने अभी क्या, मैंने क्या बताया था कि ग्लोब का लफ्ज जो है वो किससे निकलता है? वो आपके पास, वो ग्लोब का मतलब होता है कि अर्थ या पूरी दुनिया. तो यानी कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि ऐसी सर्विसेज या ऐसी चीजें, अब चाहे वो आइडियाज हो, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन हो, या चाहे वो गुड्स हो और सर्विसेज. अच्छा, आइडियाज का मतलब जैसे कि आपको कुछ चाहिए होता है, कोई आइडिया आपको चाहिए होता है. अब दुनिया में, मैं पाकिस्तान में बैठ के आइडिया कोई सर्च करूँ गूगल पे, या मैं जो है अफ्रीका में बैठ के सर्च करूँ, मेरे पास सेम आइडियाज आएंगे. ऐसे ही है ना. इसका मतलब कि मैं दुनिया की किसी भी कोने में चली जाऊँ, मुझे आराम से मुझे, मैं पाकिस्तान में बैठी है, मुझे जो है अमेरिका की किसी चीज की कुछ आइडिया चाहिए, तो मुझे वो आराम से इंटरनेट पे मिल जाएगा. ठीक है. तो
ये आपके पास आइडियाज। फिर नॉलेज, नॉलेज भी ऐसा होता है कि कुछ लोग अभी भी हाई क्लास में भी हो सकता है, कुछ लोग जो है वो कराची से ना हो, या मैट्रिक में मैं पढ़ाती हूँ तो वो जो बच्चे हैं वो लोग भी क्या है, वो लोग जो है ना, कुछ बच्चे जो है वहां से भी हैं, दुबई के भी होते हैं, कुछ बाहर की भी बच्चे होते हैं जो पढ़ रहे होते हैं। तो ऑनलाइन अब कहीं पे भी कितना डिस्टेंस है, बट स्टिल आसानी से नॉलेज जो है वो शेयर हो सकती है, इन्फॉर्मेशन शेयर होती है, गुड्स शेयर होते हैं। गुड्स यानी कि कोई भी आप ऑनलाइन चीज खरीदते हो, टीमू आजकल बहुत ज्यादा चला हुआ है, आप टीमू से कुछ खरीदते हो तो बाहर आपको अब्रॉड से चीजें आपको आराम से घर बैठे बैठे मिल जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये आपके पास, इसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, जो आपको पूरी दुनिया में सर्विसेज इसकी आसानी से मिल सकती फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। है। इन बिजनेस द टर्म इज यूज्ड एज एन इन एन इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में ये चीज कहाँ यूज होती है, किस लिए यूज होती है? इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर। इकोनॉमिक अगेन वही वाली बात कि फाइनेंस या पैसों की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। It describes integrated economies marked by free trade, free flow of capital among countries, and easy access to foreign resources, including labor markets. It maximizes returns and benefits for common good of all people. अच्छा, अब अगर बिजनेस में ग्लोबलाइजेशन की मैं बात करूं तो वो ये कह रहे हैं कि पैसे के लिहाज से बहुत हुए। देखो, अब एक बिजनेस है, बिजनेस आप जो है ना वो एक स्पेसिफिक जगह पे आपने खोला हुआ है, मतलब आप कराची में हो, आपने कराची में शॉप खोली है। अब आपके बिजनेस से फायदा, या आपको उस बिजनेस से फायदा सिर्फ कराची के लोगों से हो रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता आपने उसको ग्लोबलाइज करना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता आपने ऑनलाइन मार्केटिंग की, उसकी आपने पूरी दुनिया में अपनी बात फैलाई। दुनिया से लोग जो है ना वो आपकी सर्विसेज हासिल कर रहे हैं, और आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपसे चीजें ले रहे हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप पूरी दुनिया में अपने ब्रांचेस खोल दो, सही है। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या करके आपका पूरा का पूरा ग्लोब कवर हो जाता है। जैसे कि अब बहुत बड़ी बड़ी, जैसे एप्पल की कंपनी है, सैमसंग की कंपनी है, बहुत सारे ब्रांड जैसे कि उनकी तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में उनकी कंपनीज खुली हुई है, ठीक है, ब्रांचेस खुली हुई है। तो वो क्या है, ये ग्लोबलाइजेशन ही होती है, ठीक है। और ये उन्होंने और इससे क्या, इनसे एक चीज जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग हुई, वो क्या स्ट्रांग हुई, उनकी इकोनॉमी, यानी उनका मुनाफा या उनका पैसा, वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग हुआ है, सही, तभी वो इतनी तरक्की कर रहे हैं। सो इट ब्रिंग्स इट इज ब्रॉट बाय फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड क्या होती है? फ्री ट्रेड का मतलब आप जो है ऑनलाइन अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो यानी आपको जो है वो ना उस जगह पे जाने की जरूरत है, ना आपको जो है वो कई मीटिंग्स रखने की जरूरत है, ना कुछ ऐसा, बस आप आराम से आपने ऑनलाइन बात की, ऑर्डर प्लेस किया, आपका काम हो गया, सही है। इजीएस्ट एक्सेस हो गया हर चीज के लिए। तो यहाँ पे वो सारी बात करें कि और इजी एक्सेस टू फॉरेन रिसोर्सेज, के आप दूसरों को भी इजीली एक्सेस दे सकते हैं अपनी चीज का, और खुद भी दूसरों की चीज को आराम से आपको एक्सेस, यानी फॉरेन में बैठ के, अगेन वही कि मैं पाकिस्तान में बैठ के मैं अमेरिका की चीजें भी आराम से मंगवा सकती, ठीक है। अच्छा, अब करता क्या है कि इट मैक्सिमाइजेस रिटर्न्स एंड बेनिफिट्स फॉर कॉमन गुड ऑफ ऑल पीपल, कि ये जो क्या करता है, ये बढ़ाता है किस चीज को, रिटर्न एंड बेनिफिट्स फॉर कॉमन गुड ऑफ ऑल पीपल, कि ये रिटर्न्स कहते हैं, यानी कि जो आपको, आप मेहनत करने के बाद आपको जो रिटर्न में मिलता है, यानी कि वजीफा मिल रहा है, या आपको क्या कहते हैं,
पैसे मिलते हैं या आपकी ग्रोथ बढ़ी है, जो भी कुछ आपको इन रिटर्न मिल रहा है वो चीजें, और बेनिफिट्स यानी फायदा भी हो जाए इसका, मतलब हमें हमें भी फायदा है और जो हमसे चीजें खरीद रहे हैं उसके लिए भी फायदा है, यानी इट्स कॉमन गुड फॉर ऑल पीपल, कि सबके लिए इसमें क्या है, बेनिफिट है, किसी के लिए कोई नुकसान की बात नहीं है। सही है। अच्छा, फिर ग्लोबलाइजेशन इज ड्रिवन बाय कन्वर्जेंस ऑफ कल्चर एंड इकोनॉमिक सिस्टम। दिस कन्वर्जन promotes and in some cases necessitates increased interaction, integration and interdependence among nations। अच्छा, अब ग्लोबलाइजेशन क्या चीज सबसे ज्यादा लेके आती है, कन्वर्जेंस ऑफ कल्चर एंड इकोनॉमिक सिस्टम। मतलब क्या हुआ इस बात का, मतलब ये हुआ कन्वर्जेंस का मतलब होता है कोई चीज कन्वर्ट करना या मिला देना या किसी चीज में चेंज हो जाना। सही है। अब कन्वर्जेंस ऑफ कल्चर एंड इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब कि पूरी दुनिया में अब पूरी दुनिया में डिफरेंट तरीके के लोग हैं। कहीं पे जो है वो मुस्लिम्स हैं, कहीं नॉन मुस्लिम्स हैं, कहीं किसी और रिलीजन के हैं, या कहीं यू कैन से कि कहीं अफ्रीकन है। सही है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह की दुनिया के हर रीजन में आपको डिफरेंट तरीके के लोग मिलते हैं और उनकी कल्चर्स भी डिफरेंट होते हैं। सही है। वो सब अलग अलग तरीके के जो है वो उनकी कल्चर्स होते हैं। तो कोई जो है ना वो आपस में ऐसा भी होता है कि आपस में उनकी कोई लाइक सिमिलैरिटी कोई है ही नहीं। सही है। तो अब जो बिजनेस करना चाहता है पूरी दुनिया में, तो उसके लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा ना कि अब ऐसे लोगों तक अपनी बात पहुंचाना है जो लोग उसको समझ ही नहीं पा रहे, ये जिनसे उनकी ना जबान सेम है ना उनका कोई कल्चर सेम है, तो वो उनकी तरफ उन तक अपनी बात पहुंचाना, उसके लिए उनको क्या जरूरत है कि कन्वर्जेंस करें, यानी कि उनके कल्चर्स को भी पढ़ें, उनकी कल्चर्स के साथ इवॉल्व भी हो अपने आप को भी, और उनके मुताबिक चीज फिर लेके जाए। ठीक है। अब जैसे फर्स्ट करें कोई बहुत एक नॉर्मल एग्जांपल मैं देती हूँ। हमारे पास एक है फेयर एंड लवली की क्रीम। सही है। अब जो फेयर एंड लवली है, अब फेयर एंड लवली वाले जो हैं वो क्या बेचते, व्हाइटनिंग क्रीम बेचते हैं, है ना। अब आप समझे कि उस व्हाइटनिंग क्रीम को आप अफ्रीका में कभी सेल कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। दैट्स नॉट अबाउट कि वो लोग खराब हैं या उनकी स्किन खराब है, नहीं, इट्स नॉट, इट्स नेचुरल एंड दिस कैन नॉट बी चेंज, और ना चेंज होना चाहिए, राइट। तो अब उनकी मार्केट वहां पे तो नहीं चलेगी, तो उनको कोई और चीज, जैसे वो फेयर लवली वाले ही कंपनी वाले, लेकिन वो कोई और चीज निकालें जो उनकी स्किन पे ज्यादा सूट करे। जो मेलेनेटेड स्किन का मतलब होता है कि जिनका बहुत डार्क कलर होता है ना, उनकी स्किन में मेलेनिन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है, केमिकल है। तो वो उनके लिए फिर ऐसी कोई चीज करे कि वो उस चीज को उनकी स्किन प्रोटेक्ट रहे। सही है। सनबर्न ना हो उनको, उनको जो है उनकी स्किन जो है वो कोई किसी किस्म की एक्नी या कोई इस तरह की चीज है, तो यानी कि वो इस तरह की प्रोडक्ट बेचेंगे तो वो ज्यादा उनके लिए फायदेमंद रहेगा, राइट। तो यानी कि ये आपके पास एक कन्वर्जेंस का तरीका है कि किस तरीके से आपने लोगों के अंदर इन्वॉल्व होके अपनी चीज वहां पे पोर्ट्रे करवानी है, और उनकी इकोनॉमिक सिस्टम भी समझना है। कहीं पे डॉलर चलता है, कहीं पे रुपीस चलते हैं, कहीं पे जो है वो रियाल चलता है। डिफरेंट इकोनॉमीज है हमारे पास, राइट। डिफरेंट तरह के हमारे पास पैसों के वो होते हैं। तो अब मुझे उसके अंदर जो है क्या कहते हैं, उनका भी मुझे इकोनॉमी देखनी है, उनकी भी इकोनॉमी समझनी है कि भाई वो लोग किस तरीके की इकोनॉमी पे चलते हैं। ठीक है। कहीं कहाँ डिफरेंस है, डॉलर कितना महंगा है, रुपीस कितना, डॉलर और रुपीस का क्या कंपैरिजन है। सही। तो ये सारा कुछ मुझे देखना आता है। सही। दिस कन्वर्जन प्रमोट्स इन सम केसेस नेसेसिटीज इंक्रीज इंटरेक्शन। अच्छा, अब इस कन्वर्जन से होता क्या है कि इंटरेक्शन बढ़ता है। इंटरेक्शन यानी कि आपकी पूरी दुनिया में आपके लोगों के साथ इंटरेक्शन होगा, आप उनसे बात कर सकेंगे, आप उनको अपनी बात पहुंचा सकेंगे। इंटीग्रेशन, उनके अंदर आप इन्वॉल्व हो सकेंगे, उनके साथ आप मिल सकेंगे। एंड इंटरडिपेंडेंस अमंग नेशन, और इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है कि एक दूसरे पे डिपेंड होना। अच्छा, अब लोग कहते हैं कि नहीं हम इंडिपेंडेंट हैं, अब ये है वो है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इंटरडिपेंडेंस मतलब कि अगर आप किसी को कोई फायदा पहुंचा रहे हो तो अगला बंदा भी आपको कोई फायदा पहुंचाए। जैसे बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होती है कि जो पैसे से नहीं, जो गुड्स के जरिए एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि एक कंट्री वो उसके उसके वहां पे चावल बनता है। सही। दूसरी है वहां पे जो है वो आपके पास कोई और चीज, कोई फ्रूट कह रहे हो, चलो वहाँ एप्पल, बहुत अच्छे एप्पल होते हैं। तो अब वो कैसे एक्सचेंज करते हैं कि मैं इतने किलो आपको राइस दूंगा तो आपने मुझे इतने किलो एप्पल देना है उसके बदले। सही। तो ये उनका गुड्स का एक्सचेंज हो गया। तो वो डिपेंडेंस यानी कि अब वो कंट्री मतलब कि दुनिया के बहुत सारे, अगर वहाँ चावल सबसे अच्छा है तो यानी कि दुनिया के बहुत सारे मुल्क जो है वो उस कंट्री पे डिपेंड करेंगे कि इनके पास चावल, हमें यहाँ से चावल हमें अच्छा मिलेगा तो हम यहाँ से हमें चावल चाहिए। सही है। तो वो कंट्रीज उस एक कंट्री पे चावल के लिए डिपेंडेंट हो गई। इसी तरह फिर अगर किसी का फ्रूट्स अच्छे हैं
तो कोई दूसरी कंट्री जो है वो उस एक स्पेसिफिक कंट्री के ऊपर डिपेंड करेगी कि यार ये यहाँ से हमें फ्रूट्स अच्छे मिलेंगे तो हमारे इनके साथ रिलेशन अच्छे रहे ताकि हमें अच्छे फ्रूट्स मिल सके, ठीक है। तो यानी ये आपकी इंटरडिपेंडेंस है, आप डिफरेंट नेशंस आपस में डिपेंड होते हैं एक दूसरे के ऊपर। द मोर कंट्रीज एंड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड बिकम इंटरट्वाइंड politically, culturally and economically, the more globalized the world become। कह रहे हैं कि जितना ज्यादा जो दुनिया है वो आपस में इंटरट्वाइंड का मतलब मिल जाए एक दूसरे के साथ, ठीक है, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ जाए या मिल जाए या डिपेंड करे एक दूसरे के ऊपर, पॉलिटिकली, पॉलिटिकल रीजंस के ऊपर भी, कल्चरल के ऊपर भी एंड इकोनॉमिकली भी। सही है कि इकोनॉमी भी आप जो है ना वो करें पैसों के लेन देन के हिसाब से, तो इतनी ज्यादा ही जो है वो दुनिया ग्लोबलाइज हो जाएगी, यानी उतनी ज्यादा दुनिया जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगी। ग्लोबलाइजेशन का एक आसान मतलब है कनेक्ट हो जाए, सही है, पूरी दुनिया के साथ जो है क्या हो जाना, कनेक्ट हो जाना आपस से, सही, अच्छा, कनेक्ट हो जा। अच्छा, द नेक्स्ट थिंग इज कि मनी, प्रोडक्ट्स, मटेरियल्स, इंफॉर्मेशन एंड पीपल आर फ्लोइंग स्विफ्टली अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज टुडे मोर देन एवर। अब आज की बात कर रहे हैं कि आज जो है पैसा, प्रोडक्ट्स, मटेरियल्स, इंफॉर्मेशन और पीपल, लोग भी, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जो बहुत स्विफ्टली फ्लोइंग का मतलब बहना या निकलना बाहर, स्विफ्टली का मतलब बड़ी आसानी से और बड़ी तेजी से जो है वो पूरी दुनिया में लोग फैलते जा रहे हैं, सही है, बहुत ज्यादा जो है वो अपनी नेशन यानी अपनी कंट्री से निकल के लोग जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि जब पाकिस्तान से बाहर लोग जा रहे हैं, दूसरी कंट्री से भी लोग पाकिस्तान भी आ रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि मतलब कि पूरी दुनिया इधर उधर शिफ्ट हो रही है, यानी कि समझो कि सारा सब कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं सब लोग, सही है। अब चाहे वो पैसे भी जाते हैं, एक्सचेंज होते हैं, जैसे कि पाकिस्तानी रुपीज बाहर जाते हैं तो वो डॉलर से एक्सचेंज होता है, प्रोडक्ट्स आते हैं, मटेरियल्स, इंफॉर्मेशन, पीपल, तो यानी ये सारी हम लोग देखते हैं और आज के दौर में सबसे ज्यादा होते हैं, मतलब इससे पहले इतना ज्यादा ये चीज कभी नहीं हुई, अब ज्यादा होता, बिल्कुल हमारे सामने सारा कुछ। Advances in technology have enabled and accelerated this flow and thus are resulting in increased international interaction and dependency। अब टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की वजह से, टेक्नोलॉजी क्या है बेसिकली, जो मोबाइल है आपका, लैपटॉप है, इस तरह की टेक्नोलॉजी ने क्या किया आपके लिए आसान बना दी, आप आराम से सर्च कर सकते हो भाई मुझे कैसे बाहर जाना है। पहले जो लोग महीनों सालों कोशिशें करते थे और उनका जो है वो 10 साल बाद 5 साल बाद वीजा लग रहा है, आजकल के लोग घर बैठे बैठे आराम से जो है ना वो प्रोसेस सारा कर लेते हैं, ठीक है। तो मतलब कि क्या हुआ इसका कि टेक्नोलॉजी ने बहुत ज्यादा आसान कर दी ये सारी चीजें, सही। इसी की वजह से एक्सेलरेट करना, एक्सेलरेशन का मतलब आपकी गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है ना, वो क्या करता है, स्पीड बढ़ाता है, तो ये एक्सेलरेटेड का मतलब कि उसने बढ़ा दिया इस फ्लो को एंड दस आर रिजल्टिंग इन इंक्रीज इंटरनेशनल डायरेक्शन, और जिसकी वजह से इंटरनेशनल इंटरेक्शंस इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, सही है, और डिपेंडेंसीज भी बढ़ रही हैं। These technological advances are especially visible in transportation and telecommunication। अच्छा, ये कहाँ विजिबल है, मुझे कहाँ नजर आती है, एक तो ट्रांसपोर्टेशन भी, ये चीज मैंने मिस कर दी, एंड टेलीकम्युनिकेशन। टेली का मतलब होता है कि आप जो है ना वो ऑनलाइन करो या टेलीकॉम के जरिए, टेलीकॉम का वर्ड यूज होता था फॉर टेलीफोन और टेलीकॉम, तो मतलब ये है कि टेली वर्ड का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज जो कि आप कहीं आप जहाँ पे मौजूद हो वहीं से वो काम कर सको, आपको कहीं जाना ना पड़े उसके लिए, ठीक है। तो वो एक टेली, जैसे कि अगर मैं कराची में बैठ के मैं पेशावर वालों से बात कर सकती हूँ, तो वो किसके जरिए, वो टेली कम्युनिकेशन के जरिए, फोन है मेरे पास, मैंने फोन में बैठे बैठे कर दिया, कहीं मुझे फोन में तार नहीं कनेक्ट करनी, कहीं मुझे जाना नहीं है, आराम से, ना मुझे कोई खत भेजने की जरूरत है, आराम से मेरा काम हो जाएगा, मेरी बात हो जाएगी। ये तो बात हो गई है। अब ट्रांसपोर्टेशन कैसे, टेक्नोलॉजी इसमें कैसे एडवांस हुई है, जहाज बनने, सही है, उसके अलावा ट्रेन, अब बुलेट ट्रेन भी आ गई, तो यानी कि ट्रांसपोर्टेशन भी दिन ब दिन अच्छी से अच्छी होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। पहले जमाने में जहाज नहीं थे, अब जहाज होते हैं। पहले जमाने में ट्रेन नहीं थी, बुलेट ट्रेन आर वेरी फास्ट, वो नहीं थी, अब वो इवॉल्व होने लगी, सही। तो ये सारी चीजें जो है ना वो अब टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस हो रही है। The recent technological changes have played a vital role in globalization। और इन टेक्नोलॉजी चेंजेस ने बहुत ज्यादा वाइटल का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, सही। The internet has increased the sharing and flow of information and knowledge। बिल्कुल हमें ये बात का अंदाजा है। क्या क्या चीजें होगी, क्या पहला क्या है, इंटरनेट हैज इंक्रीज द शेयरिंग ऑफ फ्लो एंड इंफॉर्मेशन नॉलेज, सही। अच्छा,
एक्सेस टू आइडियाज एंड एक्सचेंज ऑफ कल्चर अमंग डिफरेंट नेशन। और किन चीजों पे? आइडियाज का एक्सेस मिल गया। एक्सेस का मतलब है कि पहुंच, यानी आप आराम से दूसरे जगहों के कल्चर्स को पढ़ सकते हैं, आइडियाज को देख सकते हैं, ठीक है। इट हैज कंट्रीब्यूटेड टू क्लोजिंग द डिजिटल डिवाइस बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। ये इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट हो गया कि इसने डिजिटल डिवाइसेस वगैरह जो है वो पूरी दुनिया में क्या कहते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजीज को डिवाइड कर दिए, मतलब कि वो पूरी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों के अंदर जो है वो आपके पास वो हो गई हैं, स्प्रेड हो गई। सही। द इंट्रोडक्शन ऑफ 4G एंड 5G टेक्नोलॉजीज हैज ड्रामेटिकली इंक्रीज द स्पीड एंड रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ मोबाइल एंड वायरलेस नेटवर्क्स। अब जो 4G इंटरनेट आ रहा है, 5G कुछ कंट्रीज में 5G तक भी आ चुका है। तो इंटरनेट क्या होता है, ये हमने ये कहाँ पढ़ा है, 4G 5G क्या है, ये हम जब मोबाइल डेटा ऑन करते हैं या फोन में देखते हैं तो वहां पे लिखा होता है कि 3G है या 4G आपके पास नेटवर्क आ रहा है, ठीक है, कि नेटवर्क की स्पीड है। तो यानी अब जितनी ज्यादा वो स्पीड बढ़ती जा रही है, उतनी ज्यादा आपके पास मोबाइल और वायरलेस नेटवर्क्स के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उतना आपके काम आसान हो रहा है, उतना आप तेजी से हर चीज एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, अब जो है आपके पास ग्लोबलाइजेशन चेंजेस द वे नेशंस, बिजनेसेस एंड पीपल इंटरैक्ट। ग्लोबलाइजेशन क्या चेंज करता है कि किस तरह से नेशंस यानी ममालिक, बिजनेस और पीपल कैसे आपस में इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली इट चेंजेस द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी अमंग नेशंस बाय एक्सपैंडिंग ट्रेड, ओपनिंग ग्लोबल सप्लाई चेन्स एंड प्रोवाइडिंग एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेज एंड नेवल मार्केट्स। अब वही बात कह रहे हैं कि वो करता क्या है कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बढ़ाता है, सही। और कैसे बढ़ाते हैं कि वो ट्रेड एक्सपैंड करते हैं। ट्रेड का मतलब किसको, ट्रेड क्या होता है, ट्रेड यानी कि जो लेन देन होता है, सही है, यानी कि आप एक चीज खरीद रहे हो, एक चीज दे रहे हो या पैसे देके कोई चीज खरीद रहे हो, तो ये ट्रेड होती है, सिंपल ट्रेड। तो ये ट्रेड बढ़ रहा है आपका। ओपनिंग ग्लोबल सप्लाई चेन्स आपकी जो है वो बढ़ रही है, यानी कि आप दुनिया में जगह जगह आप पहले आप सिर्फ अगर एक मुल्क में चीजें बेचते थे, अब आप आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में चीजें अपने सप्लाई कर सकते हो। प्रोवाइडिंग एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेज एंड लेबर, तो इस तरह से जो चीज आपके पास नहीं थी और आपको जो है वो नेचुरली और आपको वो केमिकल्स के जरिए बनानी पड़ती थी, अब आपको वो किसी मुल्क से नेचुरली मिल जाती है, ठीक है। जैसे कुछ ममालिक जो है वो उनके पास अगर वो फ्रूट्स नहीं उगते थे तो उन्होंने केमिकल्स लगा लगा के और किसी तरह लैब वगैरह में कोशिश कर करके इंजेक्शंस लगा लगा के फ्रूट्स बना लिए। अब जो है लेकिन वो उसकी सेहत बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होती है, सेहत खराब होती है, तो इसलिए उनको किसी मुल्क से ये तरीका मिल गया कि वो वहां से नेचुरली जो है नेचुरल जो फ्रूट्स है उनको वहां से अटेन कर सके, तो ये उनके लिए अच्छी चीज हो गई। रिजल्टेंटली ट्रेड, फाइनेंशियल एक्सचेंज एंड इंटरेक्शन अकर अमंग नेशन एंड ऑल्सो प्रोमोट्स द कल्चरल एक्सचेंज ऑफ आइडिया। तो रिजल्टेंटली यानी कि इस सब के रिजल्ट में क्या मुझे मिल रहा है कि ट्रेड, फाइनेंशियल एक्सचेंज का मतलब पैसों का लेन देन, के फाइनेंसेस एक्सचेंज हो रहे हैं एंड इंटरेक्शन अकर्स अमंग नेशन। तो इसकी वजह से डिफरेंट ममालिक आपस में इंटरैक्ट कर पाते हैं। मेन चीज इस चीज की है, सही। एंड ऑल्सो प्रमोट, और अपनी कल्चर्स भी प्रमोट कर सकते हैं। इट रिमूव्स द बैरियर्स सेट बाय जियोग्राफिक पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड पॉलिटिकल इकोनॉमीज। क्या रिमूव करते हैं? इट रिमूव्स द बैरियर्स सेट बाय जियोग्राफिक पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड पॉलिटिकल इकोनॉमीज। बैरियर्स इसको कहते हैं रुकावटें, सही। तो वो उन रुकावटों को तोड़ देता है जो कि जो जियोग्राफिक पॉलिटिकल बाउंड्रीज ने क्रिएट की। यानी कि जियोग्राफिक का मतलब होता है जमीन या लोकेशन। तो यानी कि अगर मैं समझूं कि मेरा मुल्क जो है वो इतने एरिया में, तो अब यानी कि मैं यहाँ से बाहर जा ही नहीं सकती, मुझे सिर्फ इसी जगह में पूरी जिंदगी गुजारनी है। तो ये अब चीज खत्म हो गई। अब मैं आराम से कहीं पे भी दूसरे ममालिकों में आराम से मैं कहीं भी ट्रेवल करके जा सकती हूँ जहां मेरा दिल करा, सही है। अब जितने भी और ममालिक है वहां भी जाए, यानी कि जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, जो मैंने लाइंस ड्रॉ की, समझो बाउंड्रीज है, वॉल्स है, कि यहाँ से बाहर कोई चीज नहीं जाए। लेकिन अब इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम पूरी दुनिया में कहीं भी आ जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसने इस चीज को रिमूव कर दिया। ये जो ग्लोबल आपके पास ये जो जियोग्राफिक बाउंड्रीज बनी हुई है, इसको इन्होंने रिमूव कर दिया, यानी अब आपके लिए कोई भी चीज रुकावट नहीं, ठीक है। अच्छा फिर आपके पास क्या चीज आती है? फिर आपके पास आती है कि मीडिया इज वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूशन टू डिजिटल ग्लोबलाइजेशन। मीडिया सबसे बड़ा एक आपके पास
कंट्रीब्यूटर है, कंट्रीब्यूटर इन अ सेंस कि इसने बड़ा पार्ट प्ले किया है इसके अंदर। मीडिया ही सबसे बड़ा ज़ाहिर सी बात है ना, मीडिया से ही मुझे पता चला कि दूसरी दुनिया भी है, मीडिया से मुझे पता चला कि कितनी दुनिया है, मीडिया से मुझे पता चला कि मुझे किस तरीके से बाहर जाना है, मुझे कहाँ क्या चीज़ मिल सकती है, ठीक है। मुझे अगर जो है वो डॉक्टर बनना है तो मैं कौन से मुल्क में ज़्यादा अच्छा डॉक्टर बन सकती हूँ, सही है। तो ये सब मुझे मीडिया बताता है, विच रेफर्स टू डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब वो हमें डिफरेंट तरीके से कम्युनिकेट करता है। लाइक पहले रेडियो से होता था, फिर टीवी के जरिए, फिर अब इंटरनेट के जरिए। एक सेक्टर ऑफ मास मीडिया इज अ सेक्शन ऑफ द मीडिया डिटरमाइंड टू रीच ग्रेटर ऑडियंस। फिर आपके पास मास मीडिया एक इस तरह का सेक्शन होता है जो कि आपके पास मीडिया को ग्रेटर ऑडियंस यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसको फैलाता है, सही। जैसे कि बाहर कहीं पे आपके पास स्कॉलरशिप्स होती हैं किसी दूसरी कंट्री में, तो आपको अपने कंट्री में बैठे बैठे उसकी ऑफर का पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल रही है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इतनी बड़ी दुनिया में फैलता है कि उससे सारा मीडिया के जरिए। मोस्ट ग्लोबलाइजेशन थ्योरिस्ट बिलीव दैट मीडिया हैज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एक्सेलरेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो काफी क्यूरिस्ट यानी कि थ्योरी जो बनाते हैं, मतलब काफी साइंटिस्ट वगैरह, काफी लोगों ने ये बात की है। उन्होंने बताया कि मीडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इसको एक्सेलरेट करने में, यानी इसको स्पीड अप करने में, ग्लोबलाइजेशन। द इंक्रीज इन इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक, cultural and technological integration between countries has a great impact on our society's personal life. अब ये जो इन सब की जो हमारे जो इकोनॉमी, कल्चर और टेक्नोलॉजी की जो इंटीग्रेशन है डिफरेंट कंट्रीज में, यानी कि जो एक दूसरे के अंदर मिल गई हैं ये सारी चीज़ें, तो ये हमारी पर्सनल लाइफ के ऊपर भी, सोसाइटी की पर्सनल लाइफ पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ती है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे पाकिस्तान में पहले मोबाइल फोन्स नहीं थे, ठीक है। अब जो है वो ये चलो इंटरनेट नहीं था, सही। अब समझो कि किसी एक कंट्री में इंटरनेट नहीं है, तो अब बाकी कंट्रीज में इंटरनेट है, सही। तो जिसमें इंटरनेट है वो एडवांस करेगी, जिसमें इंटरनेट नहीं है वो एडवांस करेगी। ऑब्वियसली जिसमें है वो एडवांस करेगी, और जिसमें इंटरनेट नहीं होगा वो बाकी सबसे पीछे रहेंगे। लेकिन जब वहां भी इंटरनेट आ गया तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। तो ये उनकी सोसाइटी, उनकी या उनकी मुल्क की पर्सनल लाइफ जो है वो चेंज हो रही, ठीक है। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन हैज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन मीडिया एंड फर्दर इट्स इम्पैक्ट ऑन अस। द मोस्ट विजिबल इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज वाइड स्प्रेड कम्युनिकेशन। अब सबसे जो बड़ा इफेक्ट है ग्लोबलाइजेशन का जो मुझे नजर आता है वो क्या है कि वाइड स्प्रेड कम्युनिकेशन है। वाइड स्प्रेड का मतलब बहुत दूर दूर तक फैल रही है मेरी आवाज, सही है। कम्युनिकेशन यानी बात करना या कुछ कम्युनिकेट करना, अपनी आवाज कहीं तक पहुंचा, तो ये बहुत ज्यादा हो गया है। अब ये मुझे कहाँ नजर आता है, द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूज़पेपर में मुझे नजर आता है, मैगजीन्स, इंटरनेट, टीवी has immensely helped to spread information, has helped people to come together from all over the world. Role of internet in the media globalization, ठीक है। यानी कि ये आपने क्या किया, इन सारी चीजों ने पूरी दुनिया से, अब मैगजीन्स होते हैं, मैगजीन्स हमारे पास भी आते थे, हमारे जमाने में स्मैश आता था एक मैगजीन, उसमें इंटरनेशनल सिंगर्स होते थे या इंटरनेशनल राइटर्स या स्टोरी टेलर्स, उनकी चीजें उसके अंदर मुझे मिलती थी। अब पाकिस्तान में बैठ के मैं अमेरिका के किसी राइटर की स्टोरी पढ़ रही, सही है। इसी तरह बुक्स हो गई, फिर न्यूज़पेपर में हमें खबरें मिलती हैं कि भाई न्यूजीलैंड में यहाँ पे आग लगी हुई है या कुछ इस तरह करके हो गया, सही है। तो ये सारी चीजें हमें इस चीज में मुझे नजर आती है कि ग्लोबलाइजेशन इस तरह से फैल रही है। इंटरनेट हैज डन अ रेवोल्यूशन टू द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन द मीडिया। इंटरनेट ने सबसे, अब जो मुझे इन सब में जो सबसे स्ट्रॉन्ग एक चीज नजर आ रही है वो क्या नजर आ रही है, इंटरनेट। कि सबसे ज्यादा जो रेवोल्यूशनाइज किया, रेवोल्यूशन का मतलब चेंज लेके आ रहा है, वो किसने किया, आपके पास इंटरनेट ने किया, ग्लोबल मीडिया के ऊपर, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। The contribution of internet in the role of media has changed over the past few years and has increased distinctly. In society, digital media is intensely transforming consumer behavior and traditional media business models. Be it at schoolwork or home, everybody has access to the internet these days. ठीक है, यानी कि चाहे बिजनेस से आपने काम करना हो, आपने कोई चीज, आपको कुछ, आप बिजनेस देखो, एक है कंज्यूमर बिहेवियर, एक है ट्रेडिशनल मीडिया बिजनेस मॉडल्स। कंज्यूमर का मतलब होता है कि कोई चीज आप, जैसे मैं अगर मुझे कोई चीज चाहिए, अगर मुझे कोई चीज खरीदनी है तो मैं एक कंज्यूमर हूँ, मैं कंज्यूम कर रही हूँ सर्विस, ठीक है। फिर अगर मैं कोई चीज बना के मुझे बेचनी है तो वो मेरा बिजनेस मॉडल होगा, वो मैं बिजनेस, यानी कि खरीदना और बेचना दोनों चीजें आपके लिए बड़ी आसान हो गई। बी दैट स्कूल वर्क और होमवर्क। अब स्कूल में हो
काम पे हो या होम पे हो, कहीं पे भी हो, सबके पास इंटरनेट है आजकल। पीपल स्पेशली स्टूडेंट्स आर हाईली एक्टिव ऑन सोशल नेटवर्क लाइक फेसबुक एंड लिंक्डइन। अब बहुत सारे लोग जो है वो स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं वो फेसबुक और लिंक्डइन पे बहुत ज्यादा सोशल नेटवर्क करते हैं। मतलब अब मे बी आप लोग अभी बहुत छोटे हो इस चीज के लिए, ये मे बी यू नो बेटर कि फेसबुक और लिंक्डइन पे क्या होता है, ये आप नहीं नॉर्मल सोशल मीडिया की बात नहीं हो रही, ये वो सोशल मीडिया की बात है जिससे आप अपॉर्चुनिटीज गेन करते हो। ठीक है, आप चीजें देखते हो। लिंक्डइन किस लिए होता है? लिंक्डइन ज्यादातर लोग यूज जॉब्स के लिए करते हैं। तो जैसे लोग पढ़ रहे होते हैं ना, तो वो साथ साथ जॉब्स के लिए भी अप्लाई करते हैं ताकि अपनी फीसेस खुद दे सके या इंडिपेंडेंट हो सके। फिर फेसबुक पे भी लोग जो है वो जॉब्स या फिर अच्छी अपॉर्चुनिटीज को देख रहे होते हैं। ठीक है, अच्छी जगह स्टडी के लिए देख रहे होते हैं। तो यानी ये लोग काफी ज्यादा इस चीज को यूज करें। इनफैक्ट दीज सोशल नेटवर्क समटाइम्स ब्रिंग इंटीग्रिटी एंड हेल्प पीपल स्टे कनेक्टेड। तो ये जो सोशल नेटवर्क से होते हैं, ये लोगों को कनेक्ट करने में, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होने में हेल्प करता है। जैसे हमारे पास स्कॉलरशिप्स का एक ग्रुप होता है फेसबुक के ऊपर, स्कॉलरशिप नेटवर्क के नाम से एक ग्रुप है। अब वहां पे दुनिया का हर एक जगह का बंदा है। अफ्रीका का भी मिलेगा आपको, टर्की का भी मिलेगा आपको, ईरान का भी मिलेगा, इराक का भी मिलेगा, इटली का भी मिलेगा, पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा, हर जगह के वहाँ स्टूडेंट्स होते हैं। सही है, जिन्होंने कनेक्ट किया हुआ होता है और जो भी न्यूज आती है वो पूरी दुनिया में फौरन फैल जाती है। इतनी आसान हो गई है मान लीजिए चीज। ठीक है, अच्छा, it acts as a platform to society for better connectivity, hence being aware and updating themselves regarding what is happening around it। वो क्या आपको अवेयर और अपडेट करता है कि आपकी अराउंड या आपकी दुनिया में क्या क्या हो रहा है, कहाँ क्या क्या चीजें आपको मिल सकती है। अच्छा, the many types of exchanges that globalization facilitates can have both positive and negative effect। अब एक और चीज जो हम भूल जाते हैं अक्सर, वो ये है कि ये जो ग्लोबलाइजेशन ने जो फैसिलिटीज हमें दी हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकती है एंड नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, दे कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट। पॉजिटिव इफेक्ट तो अभी तक हम लोगों ने सारे पढ़ लिए। नेगेटिव इफेक्ट क्या है कि हम बिल्कुल डिपेंडेंट हो गए। सही है, हमने बिल्कुल कोई चीज छोड़ दिए, कोई चीज करना छोड़ दिया, हम बिल्कुल ही जो है ना वो दूर हो गए चीज से। और फिर इस तरह से और भी काफी चीजें, जैसे कि ऑनलाइन थ्रेट्स मिलने लगे लोगों को, तो यानी कि काफी चीजें लोगों की एक्सेस में आ गई हैं। तो ये सारा कुछ आपके पास अब नेगेटिविटी में भी आता है। खैर, हम आगे देखते हैं। फॉर इंस्टेंस, द एक्सचेंज ऑफ पीपल एंड गुड्स अक्रॉस द बॉर्डर कैन ब्रिंग फ्रेश एंड आइडियाज इन हेल्प बिजनेस। के जो एक्सचेंज है लोगों का और गुड्स का, गुड्स कहते हैं मतलब कोई भी चीज है, कोई भी चीज जो आप बेच रहे हो वो गुड्स कहलाती है। अक्रॉस बॉर्डर्स, बॉर्डर्स से अक्रॉस यानी एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक अगर आप बेचते हैं, तो इट ब्रिंग्स फ्रेश आइडियाज एंड हेल्प बिजनेस। आपके बिजनेस में हेल्प होता है और आपको फ्रेश आइडियाज मिलते हैं। However, लेकिन this movement can also heighten the spread of pandemic and promote ideas that might destabilize its political economy। ये बड़ा एक मजे की चीज है। पेंडेमिक क्या होता है? पेंडेमिक इज अब ये बीमारी के लिए भी यूज होता है, ये किसी भी चीज के लिए यूज हो सकता है। कोई ऐसी चीज जो कोई नेगेटिव चीज जो वाइडली स्प्रेड हो गई है, जो बहुत तेजी से फैल जाती है। अब इसकी सिर्फ एक ही एग्जाम्पल बड़ी अच्छी से हम सब बच्चे को पता है, दैट इज कोविड। कोविड कहाँ पे सबसे पहले वो हुआ था? चाइना के अंदर। अब वो चाइना से पाकिस्तान तक आया कैसे? खुद तो नहीं आया। जब ये जो ग्लोबलाइजेशन हुई है कि लोग इधर से उधर जा रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ पीपल, अब समझ में आ रहा है कि जब लोग चाइना से जो है वो अमेरिका ट्रैवल कर रहे हैं, अमेरिका से कहीं और ट्रैवल कर रहे हैं, या वहां से फिर कहीं और ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो जितने लोग अफेक्टेड हैं वो इधर उधर जाते अपने साथ उन बीमारियों को भी फैलाते हैं। वो पेंडेमिक भी बढ़ा। इसी तरीके से स्टार्ट चाइना में हो और ऐसा ऐसा पूरी दुनिया में वो चीज फैल हुई। दिस इज कॉल्ड पेंडेमिक। सही, तो यानी कि फायदे भी हैं बट नुकसानात भी हैं। The term globalization as it's used today came to prominence in 1980s। ग्लोबलाइजेशन जो कि आज यूज होता है वो आया कब? वो आया 1980s में। प्रोमिनेंस यानी कि सामने कब आया, शो कब हुआ? 1980 के टाइम में, यानी 1980s के टाइम में आया ये। रिफ्लेक्टिंग सेवरल टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट दैट इंक्रीज इंटरनेशनल इंटरेक्शन, जिसने काफी हमें टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट की, जिसने इंटरनेशनल इंटरेक्शन को बढ़ाया। IBM's introduction of the personal computer in 1981 and subsequent evolution of the modern internet are two examples of technology। अब IBM एक इदारा है जिसने पर्सनल कंप्यूटर इजाद किया
एक आसिम है, एंड उसके साथ साथ उसने फिर इंटरनेट के भी कुछ आपको टूल्स वगैरह दिए, इंटरनेट भी इवॉल्व किया। तो यानी ये दो बड़ी एग्जांपल्स है मेरे पास टेक्नोलॉजी की, सही, दैट हेल्प ड्राइव इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, कॉमर्स एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसने ये जो सारा ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है ये मेरे लिए आसान बना दिया। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एक इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है, और एक जो है वो हमारे पास दूसरी कहाँ है, सो भैया, एक इकोनॉमिक है और एक ये है, एक कल्चरल ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है। अच्छा, so now we have types of globalization. There are two types of globalization. कौन कौन सी दो टाइप्स थी, एक तो थी आपके पास इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन और एक आपके पास थी कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, यहाँ नीचे, ठीक है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन और कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। अब इकोनॉमिक क्या होती है, इन इकोनॉमिक, इकोनॉमी अगेन, इकोनॉमी इज रिलेटेड टू मनी, ठीक है। मैंने आप लोगों को कल ये बात बताई थी कि ये मनी, एक्सपेंसेस, फाइनेंस, इस सबको इकोनॉमी के, सही, मतलब जो भी पैसों की बात होती है ना, पैसों की जो भी लेन देन है व्हाटएवर, वो सब इकोनॉमी होती है। सो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में यानी कि कुछ ऐसी बात होगी जिसमें पैसों की बात हो रही हो कि पैसों का एक्सचेंज है या चीजें खरीदना या बेचना, इस तरह का कोई सीन होगा, ठीक है। अच्छा, in economic globalization, the focus is on the integration of international financial markets and coordination of financial exchange. अच्छा, इंटीग्रेशन, अगेन इंटीग्रेशन का मतलब किसी चीज में मुलव्वस हो जाना, इंटीग्रेट हो जाना या उसमें शामिल हो जाना, ठीक है, या उसमें अंदर, उसके अंदर उसमें फैल जाना, ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स, किस में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल अगेन पैसों की मार्केट्स। अब पैसों की मार्केट्स तो क्या मतलब है, पैसों की मार्केट्स एक स्लैंग या एक यू कैन से कि एक वर्ड यूज हुआ है, ब्रॉड कैटेगरी का वर्ड यूज हुआ है, जिसका मतलब ये होता है कि वो मार्केट या उस तरह की चीज की जिसमें पैसों के लेन देन हो, चीजें खरीदी जाए, बेची जाए, जिसमें पैसों के जरिए सारा काम होता हो, ठीक है, यानी जिसमें किसी को मुनाफा हो रहा है, किसी का नुकसान हो रहा है, कोई जो है वो चीज खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, वो सारी फाइनेंशियल मार्केट होती है। अब इंटरनेशनल फाइनेंशियल यानी कि पूरी दुनिया से रिलेटेड, कि सिर्फ एक मुल्क में एक जगह पे कन्फाइन नहीं है, बाकी बल्कि पूरे के पूरे मुल्क के अंदर इंटरनेशनली जो है वो फ्रीडम मिल रहा है इस चीज का। एंड द कोऑर्डिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एक्सचेंज, एक तो फाइनेंशियल मार्केट में इंटीग्रेशन हो रही है, सेकेंडली कोऑर्डिनेशन हो रही है कहाँ पे, फाइनेंशियल एक्सचेंज की, यानी कि डॉलर से हम रुपीस में एक्सचेंज कर सकते हैं, फिर हम किसी और मुल्क की करेंसीज एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है, एक्सचेंज करना करेंसी को, ये आपके पास फाइनेंशियल एक्सचेंज हो गया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स सच एज नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप आर एग्जाम्पल्स ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, अब दो तरह की, दो आपके पास एग्रीमेंट्स है या लॉज है, ये कह लें कि कुछ यही जो बड़े लोग होते हैं, जो पूरी दुनिया के जो लोग हैं, उन्होंने बड़े बड़े लोगों ने मिलके कुछ रूल्स बनाए हैं, ये कुछ एग्रीमेंट्स बनाए हैं, जो एक है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अभी दो एग्रीमेंट्स इस तरह के, मतलब इनका एक तरह से एक नाम, एक प्रोग्राम्स है दोनों, कि आपके नॉर्थ अमेरिका के अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, यानी आप फ्री ट्रेड हो गए, यानी कि आप जो है वो पैसे से हम नहीं करेंगे, हम जो है वो किससे करेंगे। तो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप आपके पास क्या है, दो तरह के एग्रीमेंट्स हैं या प्रोग्राम्स है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका के अंदर फ्री ट्रेड को इनहेंस किया गया, यानी कि पैसों के जरिए ट्रेड नहीं होगी, किसके जरिए ट्रेड होगी, चीजों के जरिए। जैसे मैंने एक चीज खरीदी तो उसके बदले मुझे कोई और चीज मिल रही है, ठीक है, मतलब पैसे से लेन देन नहीं हम कर रहे हैं, हम किससे कर रहे हैं, गुड्स एक्सचेंज कर रहे हैं। एंड ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का मतलब कि पैसिफिक एरिया, पैसिफिक ओशन जो है उसके सारे इर्द गिर्द के इलाकों में एक्सचेंज हो आप, ठीक है। तो ये समझो एक तरह से पार्टनरशिपिंग का एक जरिया है, ये एक तरीका है कि आप डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर हमें पता चलती है चीजें, ठीक है। अच्छा, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन विच ऑपरेट इन 2 or more countries प्ले अ लार्ज रोल इन इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। अब कुछ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो होती है, यानी मल्टीनेशनल का मतलब है कोई ऐसी कंपनी जो कि बहुत ज्यादा कंट्रीज में फैली हुई हो, जैसे कि हमने बात की थी आईफोन की कंपनी जो है एप्पल, उसके अलावा सैमसंग की कंपनी है, उसके अलावा
डॉलेंस हो गया, हायर हो गया, यानी बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो वर्ल्ड वाइड फैली हुई, यानी पूरी दुनिया में मल्टीनेशनल कहते हैं उनको, ठीक है। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, कौन से कॉर्पोरेशंस, ये कौन सी कंपनीज होती है जो पूरी दुनिया में फैली होती है, तो वो सबसे ज्यादा लार्ज रोल प्ले कर रही होती है इन इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अच्छा, ये तो हमें पता चल गया इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। अब कल्चरल ग्लोबलाइजेशन क्या है? Cultural globalization, on the other hand, focuses in a large part on the technological and societal factors that are causing cultures to converge. अच्छा, अब ये क्या कर रहे हैं कि ये एक लार्ज पार्ट ऑन टेक्नोलॉजिकल एंड सोसाइटल फैक्टर्स। अब टेक्नोलॉजी तो सारे हमें समझ में आती है, सोसाइटल फैक्टर क्या है दैट आर कॉजिंग कल्चर्स टू कन्वर्ज, जो कि दो मतलब डिफरेंट कल्चर्स को कन्वर्ज यानी कि मिलने पे या मिक्स होने पे मजबूर कर रहे हैं, या मिक्स कर रहे हैं, या लाइक चेंज लेके आ रहे हैं। तो ये मुझे कहाँ नजर आता है, कैसा होता है, इसको हम जरा नीचे देखते हैं। These includes increased ease of communication, the preservativeness of social media and access to faster and better transportation. अच्छा, अब क्या हुआ इससे? अब कल्चरल वर्च्यूज या कल्चरल नॉर्म्स जो है वो शेयर करने से या एक दूसरे की कल्चर्स को समझने से आपको क्या पता चलता है कि किसी के कल्चर के अंदर जो है वो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस, सही। तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस को एक जगह अलाइन करना, ताकि जैसे अब लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक से ज्यादा जबानें सीखते हैं, राइट। क्यों सीख रहे हैं? आप अगर यहाँ पाकिस्तान में बैठे बैठे आप फ्रेंच क्यों सीख रहे हैं, या आप चाइनीज क्यों सीख रहे हैं? यानी कि आपका एक गोल होता है कि अच्छा, मैंने जो है ना वो इतना पढ़ के, या मैंने ये काम करके मैंने जो है ना चाइना जाना है, मैंने आगे काम चाइना में करना है, या फ्रांस में करना है, या कहीं और करना है, तो वहाँ की जबान में सीखती हूँ। वो किस लिए? ताकि मैं वहाँ पे वहाँ के लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकूँ, वहाँ अपनी बात पहुंचा सकूँ और उनकी बात समझ सकूँ। तो ये एग्जाम्पल है कल्चर ग्लोबलाइजेशन की, कि मैं उनका कल्चर, उनकी जबान, लैंग्वेज इज ऑल्सो कल्चर, ठीक है, कि मैं उनकी जबान जो है वो सीख रही हूँ। तो ये एक तरह के ग्लोबलाइजेशन का वो है। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के जो हमारे पास रूल्स है, अब क्या होता है कि डिफरेंट जो लोग हैं उनके पास डिफरेंट आइडियाज होते हैं कि किस तरीके से हमने ट्रांसपोर्ट, कुछ लोग होते हैं जो कि एनिमल्स को यूज करते हैं एज अ ट्रांसपोर्ट, कुछ लोग होते हैं जो खुद ट्रांसपोर्ट बनाते हैं, कुछ शिप्स में करते हैं, कुछ तो दूसरे डिफरेंट लोग जब एक दूसरे से आइडिया शेयर करते हैं तो पूरी दुनिया को जो है ना वो सेम तरह की चीजें करने में मौका मिलता है और सबको फायदा हासिल होता है इक्वली, सही। अच्छा, The effects of globalization can be felt locally. तो अब ये ग्लोबलाइज कल्चरल और इकोनॉमिक में फर्क समझ में आ गया। इकोनॉमिक इज प्योरली पैसा, कल्चरल जो है वो आपकी लैंग्वेज भी होती है, आपके फेस्टिवल्स भी होते हैं, आपके डिफरेंट बहुत सारी चीजें होती है, जिसमें समझे कि सिर्फ ये समझे कि दुनिया सारी आपस में कनेक्ट हो रही है, ठीक है, किसी न किसी रीजन से किसी न किसी तरीके से दुनिया कनेक्ट हो रही है। तो ये आपके पास क्या होता है, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, The effect of globalization can be felt locally and globally, touching the lives of individuals as well as the broader societies in many ways. अच्छा, क्या कर रहे ग्लोबलाइजेशन? वो फेल्ट लोकली एंड ग्लोबली, कि वो लोकल भी है बट ग्लोबल भी है, यानी कि लोकल आपस में भी जो एक विद इन द कंट्री भी काफी आपकी हेल्प करते हैं, और आउट ऑफ द कंट्री यानी इंटरनेशनली भी, ग्लोबली भी आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। टचिंग द लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज द ब्रॉडर सोसाइटी, यानी कि वो इंडिविजुअल्स में भी फर्क पैदा करते हैं, सोसाइटी में भी। अब ये अजीब सी बात लग रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ग्लोबलाइजेशन है उससे, चलो मुझे ग्लोबली किस फर्क समझ में आता है कि मुझे क्या फर्क मिल रहा है। अब मुझे लोकली का क्या मतलब है, लोकली क्या फर्क मिल रहा है, या लोकली मुझे क्या इससे फायदा हासिल हो रहा है। तो इस तरह से कि विद इन कंट्रीज भी, विद इन कंट्रीज के अंदर, विद इन कंट्रीज भी क्या होता है कि एक जो सूबा होता है वो दूसरे सूबे से काफी चीजों में मुख्तलिफ होता है ना। अब भले आप एक कंट्री के अंदर हो, लेकिन जगह तो दूर दूर है। जैसे अब पंजाब, कराची और पंजाब में बहुत फर्क है, ये कराची और किसी और जगह में बहुत ज्यादा फर्क है। तो यानी कि आपको चलो कहीं 2 दिन लगेंगे, कहीं 4 दिन, कहीं 5 दिन लगेंगे अगर आप बाय रोड जाते। तो आप हर बार तो ऐसे नहीं कर सकते ना कि आप बस रोज रोज वहां जाएं और सफर करें और जाने कि भाई वहां क्या हो रहा है, वहां के लोग कैसे कैसे वो करते हैं, क्या क्या करते हैं, तो हम भी वो चीजें अडॉप्ट करें। तो ये सारा कुछ भी हमें कैसे पता चला? ये सारा भी सोशल मीडिया और कंप्यूटर्स और इन चीजों के से मुझे ज्यादा इजीली पता चलता है कि अच्छा इस्लामाबाद में इस तरह का माहौल होता है, वहाँ ये सब कुछ हो रहा होता है,
कि कश्मीर में इस तरह के माहौल होते, वहाँ यही सब कुछ हो रहा होता है, कराची में यही सब, मतलब कि घर बैठे बैठे आप अपनी कंट्री के भी पहचान सकते हो कि आपके अपने मुल्क में क्या हो रहा है। ठीक है, पहले जमाने के लोगों को इतना भी नहीं पता था कि उनके जो साथ वाले शहर है वहां पे क्या हो रहा है, राइट? क्योंकि ऑब्वियसली ना आने जाने का एक्सेस था, ना आप बात करने का एक्सेस, को किसी तरीके से आपको पता ही नहीं चल सकता था कि वहाँ क्या हो रहा है। सोचो साथ वाले गांव वालों ने या साथ के शहर वालों ने जो है वो साइकिल इन्वेंट कर ली, सही है? अब ना कोई न्यूज़पेपर है, ना कोई टीवी है, ना कोई जो है ना मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है कि वो पता चल सके। अपनी कंट्री में का पता नहीं चल रहा अभी तक कि हमारे किसी एक सिटी वालों ने जो है ना वो साइकिल बना ली, तो बाकी दुनिया में कहाँ तक आवाज जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी लोकली की बात है कि लोकली भी काफी लोग उससे फायदा उठाते हैं और ग्लोबली भी फायदा उठाते हैं। अब इंडिविजुअल्स, अब यहाँ थोड़ी सी और इन्होंने डिटेल में करके बताया हुआ है इंडिविजुअल्स कैसे किस तरीके से इससे फायदा उठा सकते हैं। हेयर अ वैरायटी ऑफ इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस अफेक्ट ऑर्डिनरी पीपल, कि बहुत ज्यादा इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस, यानी जो बाहर की अगर कोई चीज होती है, बाहर की कोई काम होती है, तो वो लोगों को काफी आम लोगों को काफी ज्यादा फैसिनेट करते हैं। ठीक है, मतलब कैसे, इसको हम अभी देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट्स देयर एक्सेस टू गुड्स, द प्राइसेस दे पे एंड देयर एबिलिटी टू ट्रैवल और टू इवन मूव टू अदर कंट्रीज। ठीक है, यानी आम लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बहुत ही कोई अमीर अमीर लोग बाहर जाते हैं, बहुत ही कोई बड़े बड़े लोग जो है उनके उनको हक है कि वो जो है अब्रॉड से चीजें मंगवा सकें, कुछ कर से, ऐसा तो नहीं होता। आजकल तकरीबन हर इवन मिडिल क्लास के लोग भी इंटरनेशनली जा रहे होते हैं और इंटरनेशनली चीजें खरीद रहे होते हैं, राइट? तो यानी कि वो क्या करता है कि वो इन्फ्लुएंस करता है या वो इंस्पायर करते हैं लोगों को कि वो अच्छी से अच्छी चीज ले। जब वो पैसे लेके पैसे कमा रहे हैं कि वो कोई चीज खरीद, तो वो खराब चीज पे क्यों लगाए, वो अच्छी से अच्छी चीज पे क्यों लगाए। और सिर्फ इंटरनेशनल होने का टैग अगर लग जाए ना कि ये बाहर की चीज है, तो हमें भी पता है जब पाकिस्तानी के अगर कोई से कितना बोले कि ये चॉकलेट बाहर से आई है, तो हमें कितनी ज्यादा वो लगता है कि अरे ये तो बड़ी जबरदस्त और बड़ी अच्छी चॉकलेट होगी, भले उसका टेस्ट थर्ड क्लास, लेकिन हमें लगता बड़ा है कि नहीं, बड़ी जबरदस्त स्वीट चॉकलेट है, बड़ी अच्छी, क्योंकि बाहर से आई है से। ठीक है, तो ये आपके पास इंडिविजुअल के ऊपर इम्पैक्ट हो गया। फिर कम्युनिटीज पे कैसे इम्पैक्ट होता है? दिस लेवल encompasses the impact of globalization on local and regional organization, business and economies. It affects who lives in communities, where they work, who they work, for their ability to move out of their community and into another country, amongst other things. Globalization also changes the way local cultures develop within communities. अब ये सिंपल कम्युनिटीज बेसिकली आपकी जो भी बिजनेस का काम है कि बिजनेसेस अगर आपने खोलने हैं या आपकी पैसों की ट्रांजैक्शन वगैरह हो रही है, यानी कि अगर कुछ वही अगेन ट्रेड करना है, कुछ खरीदना है, कुछ बेचना है हाई लेवल पे, या किसी तरीके से या आपको खुद कहीं जाना है, पढ़ने के लिए जाना है, किसी उससे मतलब कि कुछ ऐसे भी होते हैं कि कुछ कम्युनिटीज होती हैं, फर्ज कर लें कुछ इस तरह के स्कूल्स होते हैं, बहुत कम हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे थे जो इंटरनेशनल एफिलिएशन के साथ होते हैं, यानी वो इंटरनेशनल कॉलेजेस और स्कूल्स के साथ पार्टनरशिप पे होते हैं। ठीक है, तो यानी कि उनके अंदर से काफी बच्चे जो है वो स्कॉलरशिप लेके और वो लेके अब्रॉड जा रहे होते बाहर के स्कूलों में पढ़ने के लिए। तो ये एक तरह से कम्युनिटीज की ग्रोथ होती है। ठीक है, और जो कि इस वजह से हो सका पॉसिबल हुआ ग्लोबलाइजेशन की वजह से। इंस्टीट्यूशंस में क्या चीज आती है? मल्टीनेशनल corporation, national governments or other organizations such as colleges, universities are all affected by countries' approach to and acceptance of phenomenon of globalization. अब ये नीचे वाली क्या बात है? नीचे वाली बात यही है कि मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशंस जो है, यानी कि जो दुनिया में फैली हैं, जो बहुत बड़े बड़े इदारे हैं, ये नॉर्मल स्मॉल बिजनेसेस की बात नहीं हो रही। मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन इज अ वेरी बिग थिंग। ठीक है, तो यानी कि वो इतने बड़े बड़े जो आपके इदारे हैं और कंपनीज हैं जो चल रही हैं, जो ये सारा कुछ कर रही हैं, तो उसके वो जो वर्ल्ड वाइड फैली हुई है, तो वो भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो और ज्यादा प्रॉस्पर कर पा रही है। अच्छा, इसमें और क्या चीजें आती है? नेशनल गवर्नमेंट्स एंड अच्छा, नेशनल गवर्नमेंट किस तरीके से, यानी कि डिफरेंट जो आपके पास मालिक हैं उनकी गवर्नमेंट भी इन चीजों में इंक्लूड होती है। यानी इनकी गवर्नमेंट, जैसे हमें पता है कि कहीं का कोई सदर बनता है, तो हमें पता चल जाता है कि भाई ये सदर बना है। ठीक है, उससे क्या होगा, हम पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे क्या होगा कि कंट्रीज पे इम्पैक्ट पड़ेगा। कैसे? कि समझे एक प्रेसिडेंट है एक मुल्क का, उसके रिलेशन जो है वो पाकिस्तानी, मतलब वो अच्छा है, बहुत सिंपल मैं ये कह लूँ कि वो बहुत अच्छा है,
और उसने जो है पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी बेनिफिट्स किए और कोई फजूल की दुश्मनी नहीं, कुछ भी नहीं, नॉर्मल उनको इंसानों की तरह ट्रीट करके करता है, ठीक है, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। लेकिन वैसे ही वही क्या हुआ कि उसका टेन्योर खत्म हुआ और एक नया प्राइम मिनिस्टर आ गया, एक नया प्रेसिडेंट आ गया किसी जगह पे। अब वो जो है उसको जो है वो मुसलमानों से प्रॉब्लम है, ठीक है, या उसको जो है वो पाकिस्तान से इशू है। तो उसने क्या किया, उसने जो है पाकिस्तान से बदले लेना शुरू कर दिया, उसको दुनिया में वो करवाना शुरू कर दिया, उनको अपॉर्चुनिटीज देना बंद कर दी। तो यानी कि ये नेशनली भी ग्लोबल नेशनल गवर्नमेंट्स भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ती हैं ग्लोबलाइजेशन के। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, जैसे अभी रिसेंटली हुआ है कि आपका अमेरिका में एक्सेस जो पाकिस्तानियों को स्पेसिफिकली एक्सेस जो है ना वो बहुत ज्यादा मुश्किल कर दिए इन लोगों ने। कि पहले लोग जो है वो स्टडी के लिए चले जाते थे, या पहले लोग जो है वो वहां जाके पासपोर्ट बनवा लेते थे या वीजा अपना ग्रीन कार्ड बना लेते थे। अब वो बिल्कुल मना हो गया कि नहीं, अब जो वहाँ के रेजिडेंट है सिर्फ वही वहां रह सकते हैं, बाकी सिर्फ विजिट पे आए और जाए वापस, ठीक है। तो यानी कि काफी चीजें जो है वो चेंज हो चुकी है। And organizations such as colleges and universities are all affected by the country's approach to and to acceptance the phenomena of globalization. अब ये क्या है, ये वाली जो चीज़ है वो ये है कि वो जो डिफरेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स देती हैं, तो वो किसी बेस पे, इसी बेस पे ना कि ग्लोबलाइजेशन है, लोग जो है वो दुनिया में घूमते हैं, तो वो यूनिवर्सिटीज भी चाहती हैं कि डिफरेंट जगहों के लोग हमारे पास आए एज ए स्कॉलरशिप, फ्री में पढ़े और हमारे और फ्री। अच्छा, हम कहते हैं ना कि भाई फ्री में क्यों पढ़ा रहे हैं, उनको क्या फायदा हो रहा है? उनको ये फायदा हो रहा है कि उनका नाम जो है वो दुनिया में पहुंच रहा है। यानी कि अब किसी ऐसी जगह से बंदा है जहाँ पे उस यूनिवर्सिटी को कोई जानता नहीं है, तो जब वो जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता उसको देख के और लोग जाएंगे, तो मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता उस जगह का नाम बनने लगेगा, सिंपली कि उस यूनिवर्सिटी का जो है लोग जगह जगह पे उसका नाम फैल जाएगा। बस ये मार्केटिंग उनकी स्ट्रेटेजीज होती है और उससे यूनिवर्सिटी जो है वो ग्रो करेगी। तो ये आपके पास सारा कुछ ग्लोबलाइजेशन के फिनोमेना में शामिल होता है। ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट्स द एबिलिटी ऑफ द कंपनीज टू ग्रो एंड एक्सपैंड। क्या करता है, कंपनी की एबिलिटी टू एक्सपैंड एंड ग्रो उसको अफेक्ट करता है कि कौन कंपनी कितनी ज्यादा ग्रो करे, कितनी एक्सपैंड करे। A university's ability to diversify and grow, again वही वाली बात, and its student body and government's ability to pursue specific economic policies, ठीक है, कि कंपनीज ने कैसे ग्रो करना है, यूनिवर्सिटीज ने कैसे डाइवर्सिफाई यानी कि फैलना है, डिफरेंट दुनिया में फैलना है, अपना नाम पहुंचाना है, और गवर्नमेंट ने किस तरीके से अपनी पॉलिसीज बनानी है, किस तरीके से वो करनी है ताकि कोई और गवर्नमेंट उनको शैटर ना कर सके आके, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है वो मेन आपके पास ग्लोबलाइजेशन का एक इनसे की फायदे होते हैं या उसके मेजर्स होते हैं सिलेक्टिव कि वो कहाँ कहाँ पे अपना इम्पैक्ट छोड़ रहा हो, सही। अच्छा, now to conclude, globalization is a long-standing trend that is in the process of changing and possibly slowing. अच्छा, अब ग्लोबलाइजेशन क्या है, एक लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेंड है। लॉन्ग स्टैंडिंग का मतलब कि वो काफी टाइम तक चलने वाला है, सही, काफी टाइम तक चलने वाला ट्रेंड है। अब क्या हो रहा है कि अब जो है ना दुनिया अपनी ही इतनी ज्यादा चीजें निकाल रही है कि उनको अब दूसरों की डिपेंडेंसी का इतना फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन मतलब कि एक नियर फ्यूचर में बहुत आगे जाके जो है क्या होगा कि आपकी ग्लोबलाइजेशन आपको लगेगा कि अब बहुत ज्यादा कम हो रही है, कि जैसे हर चीज की ना एक पीक होती है, ठीक है, एक पीक पे वो जाते हैं, हर चीज जो है वो समझो जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होते 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 एक पीक पे हो जाती है वो चीज, और फिर स्लोली 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 ग्रेजुअली वो क्या हो जाती है, फिर से डाउन होने लगती है, सही है। तो ये बेसिकली आपका क्या है, इसी तरह ये हर चीज के ऊपर है, इसीलिए ग्लोबलाइजेशन के अंदर भी हमें ये चीज देखने को मिलेगी। अच्छा, देयर आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ओपन बॉर्डर्स, हमने ये चीज समझी थी कल कि भाई एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। एंड फ्री ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन प्रमोट्स, फ्री ट्रेड और ओपन बॉर्डर्स दोनों के एडवांटेजेस भी हैं लेकिन डिसएडवांटेजेस भी, ठीक है। इन अ मॉडर्न पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, इंडिविजुअल्स, बिजनेस एंड कंट्रीज मस्ट कंसिडर बोथ प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अभी जो मॉडर्न जमाना आ रहा है, जो पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड आ रहा है, यानी कि पेंडेमिक या मुसीबतों के बाद जो अब दुनिया सेट होने लगी है, तो अब लोगों को और बिजनेसेस को और कंट्रीज को ये चीज देखनी चाहिए कि भाई ग्लोबलाइजेशन ना ही सिर्फ बेनिफिशियल है लेकिन उसके साथ साथ इसके कुछ नुकसानात भी हैं। तो हमने उतना नहीं सिर्फ ग्लोबलाइज होना है या उतना ही अपने आप को स्प्रेड करना है जितना हम उसका नुकसान भी बर्दाश्त कर सकें, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास क्या चीज है, ये आपके पास ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत ही डिटेल्ड इन्होंने स्ट्रक्चर आपके सामने रख दिया और आपको समझाया, एक बहुत छोटे लेवल पे उन्होंने बहुत बड़ी बातें आपको समझाई। एंड इट्स वेरी गुड टू नो एट दिस स्टेज बिकॉज ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें बंदा लर्न करता है। आई नो बोरिंग सा टॉपिक था
बट जब इसको थोड़ा सा आप लोग समझेंगे ना इसको, इवन यूल रिलेट टू दीज थिंग्स, तो यूल नो कि हाउ इम्पोर्टेंट सच थिंग्स आर टू नो एंड टू अंडरस्टैंड. ठीक है. सो दिस वाज आवर चैप्टर ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ठीक है. अब यहाँ कुछ 2 क्वेश्चंस इसको जरा हम डिस्कस करते हैं. The first one is, what do you think are the advantages of globalization in terms of economic development? आपको क्या लगता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ग्लोबलाइजेशन के फायदे हैं, क्या फायदे हैं? ठीक है. तो हम ऐसी अपने अंदाजे से जरा बताते हैं जो अभी हमने पढ़ा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या है, यानी पैसों की लेन देन और सब में क्या है. सबसे पहला फायदा क्या होता है कि आप की जो करेंसी है उसकी वर्थ बनती है. सही है. जो डॉलर है वो क्यों सबसे दुनिया में इतना ज्यादा ऊंचा है, सबसे ज्यादा क्यों उसकी वर्थ है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ग्लोबलाइज्ड है. वो हर दुनिया के हर ममालिक में डॉलर चलता है. ठीक है. मतलब होता है चलने, करेंसी के चलने का मतलब क्या है कि अब जैसे पाकिस्तानी रुपीज है, अगर मैं वो अमेरिका में लेके जाऊं तो वो तो कभी भी नहीं चलेंगे, लेकिन डॉलर पाकिस्तान में चलता है. ठीक है. डॉलर और कंट्रीज में चलता है. तो यानी कि डॉलर की वर्थ है, रुपीज की वर्थ नहीं. समझ आ रही है. एक तो ये बहुत ज्यादा इसकी वो हो गई. दूसरी चीज क्या हो गई, दूसरी चीज ये हो गई कि हमारे लिए ट्रेडिंग आसान हो गई है ना, कि हम ट्रेड आराम से कर सकते हैं और ट्रेडिंग जो है वो आपके लिए इजी हो गई. आप दुनिया में किसी भी जगह कहीं भी अपना कोई भी चीज बेच सकते हैं. ठीक है. अब वो क्यों आसान आ गई, क्योंकि आप किसी जगह की करेंसी अपनी करेंसी में कन्वर्ट भी कर सकते हैं. ठीक है. तो ये मसला नहीं होगा कि यार उनकी तो करेंसी डिफरेंट है. तो यानी इस तरह की चीजें हमारे लिए हमें समझ में आती है कि अच्छा ये एडवांटेजेस हैं ग्लोबलाइजेशन की. उससे अलावा और क्या होगा कि बिजनेसेस प्रॉस्पर करेंगे, फैलेंगे, दुनिया में जाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगा, ज्यादा से ज्यादा तरक्की होगी बिजनेसेस की. ठीक है. तो ये आपके पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट है. अच्छा. सेकेंड आपका क्वेश्चन क्या है, हाउ वुड यू लाइक टू डिफरेंट इफ ग्लोबलाइजेशन हैडंट हैपेंड. अब आपकी जिंदगी कैसे डिफरेंट. तो वी नो, हमने स्टडी करते हुए भी चीजें डिस्कस की कि भाई हमारी नॉर्मल अगर हम देखें कि बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसी नेसेसिटीज हैं जो अब हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बगैर हम लाइफ को तस्वुर नहीं कर सकते, और जिन्होंने हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा बेहतर बना दिया. अब हम ग्लोबलाइजेशन अगर नहीं करें, हमें पता ना चले कि दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया से हमें कोप कैसे करना है, प्लस ये है कि दुनिया में जो है वो सर्वाइवल किस तरीके से बढ़ रहा है, किस तरीके से लोग जो है वो चीजें जो है वो डेवलप कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लें या स्टडीज की बात कर लें या टेक्नोलॉजी की बात कर लें, तो हमें भी उस जगह पे तो स्टैंड करना है ना. हमें भी तो टेक्नोलॉजी से फायदा उठा है. यानी दुनिया जो है वो तरक्की करती जाए और हमें कुछ पता ही नहीं है. हम जो है वो उसी जगह पे बैठे हैं, गाँव देहातों में बैठे हुए, हम कुछ प्रॉस्पर कर ही नहीं पा रहे. तो यानी कि ये सारे हम नुकसान उठाएंगे अगर हमें ग्लोबलाइजेशन का नहीं पता होता है, ग्लोबलाइजेशन अगर नहीं हुई हो.